हेलो नमस्कार दोस्तों। BHIC 131 की पहली इकाई प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर यह मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोत को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व के द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इसका इतिहास से घनिष्ठ संबंध है। मूर्तियां, मिट्टी के बर्तनों, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मुहरे, शिलालेख आदि वे अवशेष हैं जो पुरातत्व विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने है। यह पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिससे हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने में सक्षम हैं। भारत में भी पुरातत्व के आधार पर अर्ध ऐतिहासिक काल का पुनर्निर्माण किया गया है। हालांकि हम पुरातत्व की उपयोगिता को केवल इन अवधियों तक सीमित नहीं कर सकते। यह उन अवधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके लिखित प्रमाण हैं और जो इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए इंडो ग्रीक के इतिहास को सिक्कों के आधार पर ही पूरी तरह से समझा गया है। भारत के अतीत के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग केवल 2 शताब्दियों पुराना है। यह 1920 के दशक तक माना जाता था। भारतीय सभ्यता की शुरुआत लगभग 6वीं शताब्दी BCE से शुरू हुई, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के साथ भारतीय सभ्यता लगभग 5000 BCE तक कालबद्ध की जा सकती है। प्रागैतिहासिक पुरावशेष की खोज से पता चला है कि मानवीय गतिविधियां 20 लाख पहले ही शुरू हो गई थी। इसी तरह यह माना जाता था कि अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता लगभग पहले सहस्त्राब्दी BCE के उत्तरार्ध में आबाद हो गई थी। लेकिन अब पुरातत्व की मदद से हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत पाषाण काल की अवधि से ही कम या ज़्यादा के रूप में आबाद हो गई थी। उत्खनन और अवशेषण अन्वेषण जैसे पुरातात्विक तरीके महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलुओं, धर्म और इस तरह के सांसारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं, जैसे कि लोग कैसे रहते, खाते और कपड़े पहनते थे। उत्खनन से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग, महापाषाण और कई अन्य संस्कृतियों पर भारी मात्रा में दत्त सामग्री प्राप्त होती है। चूंकि हड़प्पा लिपि अभी भी अनिर्धारित है, इसलिए इस अवधि की जानकारी पूरी तरह पुरातत्व से प्राप्त की गई है। यह हमें उत्पत्ति, प्रसार, अधिवास के प्रतिरूप, शहरीकरण, व्यापार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कृषि, शिकार, फसलों, कृषि उपकरणों, प्रौद्योगिकी, मन को मुहरों, अग्निवेदियों, धर्म और इस सभ्यता के ह्रास के बारे में बताता है। पुरातात्विक स्रोत भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक अवशेष उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए खुदाई किए गए अवशेष, खड़े स्मारक, मूर्तिकला और उत्कीर्ण अभिलेख। जमीनी सर्वेक्षण से पुरातात्विक स्थलों की पहचान की जाती है। इसमें दस्तावेजी स्रोत व प्राचीन नामों की जांच शामिल है। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, जिसमें हवा या अंतरिक्ष जनित रिमोट सेंसिंग शामिल है, उन जगहों की खोज होती है जिन्हें अक्सर जमीन पर चिन्हित नहीं किया जा सकता है। जमीन पर एक बार चिन्हित की गई स्थलों की तुलना और व्यवस्थित रूप से अधिवास के प्रतिरूप, स्थल निर्माण प्रक्रियाओं और भू पुरातात्विक विश्लेषण पर पहुंचने के लिए अध्ययन किया जा सकता है। पुरातत्वविदों जैसे कि जीवाश्म विज्ञानी जो जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं, परगाणु विज्ञानी जो जीवाश्म पराग का अध्ययन कर विश्लेषण करते हैं, भू पुरातत्वविद जो पृथ्वी निर्माण और मिट्टी और तलछट पैटर्न का अध्ययन करते हैं, पुरातत्व प्राणी विज्ञानी जो स्थलों से पशु प्रजातियों का अध्ययन, पहचान और विश्लेषण करते हैं, जातीय पुरातत्वविदों जो अतीत के बारे में परिकल्पना करने के लिए जीवित लोग और जनजातियों का अध्ययन करते हैं, अवशेषों की जांच परख में सम्मिलित होते हैं। उत्खनन 2 प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर उत्खनन स्तरीयकरण को प्रकट करने के उद्देश्य से किया जाता है और इसमें गहरी स्तरों को काट दिया जाता है। क्षैतिज खुदाई उस परत के विभिन्न पड़ा अवशेषों के बीच स्थानिक संबंधों को प्रकट करने के लिए एक विशेष परत को खोलकर क्षैतिज आयाम पर जोर देती है। कई उत्खननकर्ता उत्खनन रणनीतियों का संयोजन करते हैं। परावशेषों
के व्यवस्थित अध्ययन के माध्यम से, जिसमें प्रयोगशाला विश्लेषण भी शामिल है, पुरातत्वविद प्राचीन जीवन यापन के तरीकों और घटनाओं के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज कुछ सामग्री जिसे पहले अध्ययन के लायक नहीं माना गया था को महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि जले हुए बीज, पौधों की सामग्री, पराग अवशेष और प्राचीन अवशेष। पिछले पारिस्थितिकी तंत्र आहार को फिर से निर्धारण करने के लिए जानवरों और मनुष्य दोनों के दांत और हड्डियां, अतीत में रोगों और आहार के पैटर्न समझने के लिए आदि को आज पुरातत्वविदों के पास बड़ी संख्या में काल निर्धारण की विधियां हैं, जिनके माध्यम से वे एक प्रकार के अवशेषों की आयु निर्धारित करते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण सबसे लोकप्रिय है और कोयला, लकड़ी, बीज, पौधे, सामग्री, मानव और पशु की हड्डी अवशेषों के रूप में जमा में की तारीख तय कर सकता है। अन्य निरपेक्ष काल निर्धारण की तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए थर्मोलुमिनिसेंस डेटिंग, मिट्टी के बर्तन, पकी मिट्टी की वस्तुएं, डेंट्रोकोलॉजी, वृक्ष के तने, विभिन्न छल्ले की आयु तय करता है। हमने अन्य शाखाओं जैसे पुरालेख शास्त्र और मुद्रा शास्त्र इत्यादि से लाभ उठाया है। हम इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण राजाओं के बारे में मुद्रा शास्त्र के बिना नहीं जान सकते। इसी प्रकार धम्म के बारे में अशोक के विचार और समुद्रगुप्त की विजय आदि उनके पुरालेख के बिना अज्ञात रहेंगे। सिक्के सिक्के उत्खनन में या मुद्रा भंडार के रूप में पाए जाते हैं। वे ज़्यादातर भंडार में पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश एक खेत की खुदाई करते समय या किसी भवन की नींव की खुदाई करते हुए, सड़क आदि बनाते हुए पाए गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसे भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत और शिलालेखों को पहला स्रोत माना जाता है। भारत और विदेशों के विभिन्न संग्रहालयों में कई सौ हजार सिक्के जमा किए गए हैं। व्यवस्थित खुदाई में पाए गए सिक्के संख्या में कम हैं, लेकिन बहुत मूल्यवान हैं, क्योंकि उनसे कालक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ को ठीक से तय किया जा सकता है। सिक्का एक धातु मुद्रा है और इसका एक निश्चित आकार और वजन मानक है। इस पर जारी करने वाले प्राधिकरण की मुहर भी मिल सकती है। उस सतह पर जहां संदेश लिखा जाता है, उसे अग्र व विपरीत पक्ष को उल्टा रिवर्स कहा जाता है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में दूसरा शहरीकरण लगभग 6वीं शताब्दी BCE पहला उदाहरण है, जहां हमें सिक्कों के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाण मिलते हैं। यह राज्यों के उदय, कस्बों और शहरों के विकास और कृषि और व्यापार के प्रसार का समय था। प्रारंभिक भारत में सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनते थे। पक्की मिट्टी के बने सिक्के के सांचे, जो कुषाण काल से संबंधित है, सैकड़ों में पाए गए हैं। वे इस समय के समृद्ध वाणिज्य को दर्शाते हैं। मरणोत्तरकालीन सिक्के सीसा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने थे। उन्हें बड़ी संख्या में जारी किया गया था, जिसे हम व्यापार में हुई वृद्धि के संकेत मिलते हैं। प्रमुख राजवंशों से संबंधित अधिकांश सिक्के को सूचीबद्ध और प्रकाशित किया गया है। उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के हैं। ये ज़्यादातर चांदी के और कभी-कभी तांबे के होते हैं। कुछ सोने के आहत सिक्के भी मिलते हैं, लेकिन वे बहुत दुर्लभ और उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। आहत सिक्कों पर केवल प्रतीक मिलते हैं। प्रत्येक प्रतीक को अलग अलग आहत किया जाता था, जो कभी-कभी एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं। ये सिक्के पूरे देश में तक्षशिला से मगध तक, मैसूर उससे भी आगे दक्षिण में पाए गए हैं। उन पर कोई मुद्रा लेख व उत्कीर्ण मौजूद नहीं होता। मगध साम्राज्य के विस्तार के साथ मगध के आहत सिक्के को प्रतिस्थापित किया गया, जो अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए थे। इसके बाद इंडो ग्रीक सिक्के भी चांदी और तांबे में हैं और सोने के दुर्लभ हैं। उन पर सुंदर कलात्मक आकृतियां चित्रित हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर राजा की अर्ध प्रतिमा का वास्तविक चित्रण होता था तथा पृष्ठभाग पर कुछ देवताओं को दर्शाया जाता था। केवल इन सिक्कों के माध्यम से हम 40 से अधिक इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया था।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इन सिक्कों से हम कई ऐसे शक पल्लव राजाओं के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हमें किसी अन्य स्रोत से कोई जानकारी नहीं मिलती। कुषाणों ने अपने सिक्के चांदी में कम और सोने और तांबे में ज़्यादा जारी किए। उनके सिक्के उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्तमान बिहार तक पाए जाते हैं। गुप्त सम्राटों ने ज़्यादातर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, लेकिन सोने के सिक्के अधिक हैं। भारतीय प्रभाव उन पर शुरू से ही देखा जा सकता है। बीमा कडफिसेस के सिक्के पर एक बैल के साथ खड़े शिव की आकृति मिलती है। इन सिक्कों पर मुद्रालेख में राजा शिव को महेश्वर यानी शिव का भक्त बताता है। कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव आदि इन सभी राजाओं के सिक्कों पर भी चित्रण मिलता है। कुषाण के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के साथ हमें कई फारसी और ग्रीक देवताओं के चित्रण भी मिलते हैं। हालांकि सबसे पुराने सिक्कों में केवल चिन्ह थे जो बाद में राजाओं देवताओं के साथ उनकी तिथियों और नामों का भी उल्लेख करते थे। उदाहरण के लिए पश्चिमी क्षत्रप के सिक्कों पर शक संवत की तिथियां मिलती हैं। सिक्कों के प्रचलन ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया है। सिक्के राजनीतिक संगठन पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। मिसाल के तौर पर योध्या और मालव के सिक्के गण की विरासत को आगे ले जाते हैं, जो हमें उनके गैर राजतंत्रीय स्वरूप के बारे में बताता है। दक्कन के सातवाहन सिक्कों पर एक जहाज की छवि समुद्री व्यापार के महत्व की गवाही देती है। सिक्कों को ढालने की परंपरा में गुप्तों ने कुषाणों की परंपरा को बनाए रखा। उन्होंने पूरी तरह से अपने सिक्कों का भारतीयकरण किया। उन्हें कई सोने के सिक्के भी जारी किए। दिनार के नाम से प्रसिद्ध सिक्के अच्छी तरह बने हुए थे। राजगद्दी पर बैठे राजाओं के विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। राजाओं को शेर या गैंडों का शिकार करने, धनुष या युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ने, संगीत वाद्य बजाने या अश्वमेध यज्ञ करने जैसी गतिविधियों के साथ दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त उत्तर काल में सोने के सिक्के की संख्याओं और शुद्धता में गिरावट आई थी। R.S. शर्मा की सामंतवाद पर आधारित अत्यधिक विवादास्पद धारणा है। उनके अनुसार सिक्कों की उद्योगति और कौड़ियों का बढ़ता उपयोग इस काल के व्यापार और वाणिज्य की गिरावट की ओर संकेत करता है।